दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास मुंबई महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस रविवार के कार्यक्रम के लिए आवश्यक रूप से लिखना चाहिए। साथ ही साथ कार्यक्रम शेयर भी करिए और पसंद का बटन भी दबाना ना भूलें। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इनका जन्म कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को हुआ है और इनका चंद्रमा ही लग्नेश है। मतलब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ही आपके लग्नेश बन गए और वही ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता भी है, नैसर्गिक रूप से भी होते हैं और इस कर्क लग्न की कुंडली के लिए भी होते हैं, और वही आपकी कुंडली में पापक ग्रह भी हो गए और कृष्ण पक्ष के अमावस्या के निकट जा रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा कि अब हमें सबसे ज़्यादा काम अपने मन पे करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कुंडली आपको बहुत ही विलक्षणता से आपके गुण दोषों का जो है वो उजागर करना बता देती है या उजागर कर देती है। आपके अंदर किसी दूसरे की प्रगति को देख करके जलन होती है या फिर आप हर्षित होते हैं, आप प्रबुद्ध हैं या फिर कमज़ोर हैं, आप अल्पज्ञ हैं या फिर विद्वान हैं। आप थोड़ी सी जानकारी में अपने आप को बहुत ही मजबूती से प्रस्तुत करने लगते हैं या फिर बहुत गंभीरता से और भी ज़्यादा चिंतन के साथ किसी के सामने अपने ज्ञान को श्रेष्ठता से सिद्ध करने का काम करते हैं। बहुत समझदारी से हमारी कुंडली के चंद्रमा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया भी है। और आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा ये व्यक्ति को नौकरी करवाते हैं, विशेषतया या तो प्राइवेट या तो फिर अपना काम। अगर सरकारी नौकरी के बारे में बात करते हैं तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कमज़ोर हैं। गुरु तुला के बैठे हैं। मैंने इस पे बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था, करीब 2020 में बनाया था, कि जब देवगुरु बृहस्पति दशम स्थान से संबंध बनाते हों और तुला राशि का संबंध बनाते हों तो व्यक्ति को व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे भी जन्म कुंडली का जो दशम स्थान होता है वो विशुद्ध व्यापार का होता है, सरकार का भी होता है, आपके कारोबार का होता है। सप्तम स्थान जो होता है वो साइड बिजनेस का होता है, मतलब आप नौकरी के अतिरिक्त और भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जरा गौर करिए, तो इस कुंडली में साइड बिजनेस का भाव जन्म कुंडली का सप्तम स्थान, यहाँ के अधिपति के साथ चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है। मतलब सप्तम स्थान के अधिपति लग्न में बैठ गए और लग्न के अधिपति सप्तम में। मैंने इस पे भी एक कार्यक्रम बनाया था। कुंडली विश्लेषण के लगभग जितने सूत्र हैं वो मैंने आप लोगों को विश्लेषण के माध्यम से बताया था। उसमें बात कही थी कि अगर लग्न का अधिपति सप्तम में बैठता हो या सप्तम का अधिपति लग्न में बैठता हो तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपने विवाह पे रखना चाहिए। यहाँ आपकी पत्नी के अतिरिक्त कई बार आपके संबंध कई महिलाओं और पुरुषों से होने लगते हैं। इस अवस्था में कई बार हमारा दाम्पत्य नीचे की तरफ बढ़ने लगता है या जाने लगता है। हमें उसको बहुत ही कंट्रोल करके अपने इंद्रियों को वश में करके उसको संतुलित करना होता है। इतना ही नहीं, शुक्र और चंद्रमा जब जन्म कुंडली के केंद्र में बैठे हों तो दो शुभग्रह बैठ गए, एक तीसरे शुभग्रह जन्म कुंडली में गुरु केंद्र में बैठ गए, तो गुरु से केंद्र में चंद्रमा, गुरु से चौथे घर में जो ग्रह होगा वो केंद्र में कहा जाएगा। कोई भी ग्रह आपस में एक दूसरे से चौथे दसवें के संबंध में जाएगा तो केंद्र में होगा। तो लग्न से केंद्र में गुरु, लग्न से केंद्र में चंद्रमा, और गुरु से केंद्र में शुक्र और गुरु से केंद्र में चंद्रमा, शनि से केंद्र में शुक्र, शनि से केंद्र में चंद्रमा। और जिस स्थान की बात हम कर रहे हैं वो दशम स्थान पे शनि और गुरु दोनों का संबंध है। जन्म कुंडली के दशम स्थान पे शनि की नीच दृष्टि और गुरु की मित्र की दृष्टि प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ इस भाव का स्वामी करियर से धन भाव में बैठा है। ठीक पीछे बुध और राहु बैठे हैं जहां दशम स्थान को थोड़ी कमजोरी भी मिल रही है। मतलब हमें जीवन में धर्म बना करके रखना है, तेजस्विता बना करके रखनी है, बड़ों का आदर करते रहना है, तर्क नहीं करना है, वितर्क नहीं करना है। तर्क करिए, वितर्क मत करिए, कुतर्की मत होइए। आपकी कुंडली के लग्न में कौन बैठा है, सबसे पहले तो बात यही बनेगी, पर उससे पहले बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इस नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो विश्व देवा। तो ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, है ना। इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए प्रत्येक दिन कम से कम। अगर हो सके तो इस उच्चारण, इस मंत्र का कम से कम 108 बार हो जाए
तो बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव के स्वामी जब लग्न में बैठ जाते हैं और अगर वो गुरु हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, बुध हो तो अच्छा होता है, मंगल भी हो तो बहुत अच्छा है। पर अगर शनि है तो बात गड़बड़ होगी, क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश होते हैं और लग्न में बैठे हैं, परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो मारकेश का संबंध, जो इस कुंडली का प्रधान मारक ग्रह है शनि, वही आपकी कुंडली का लग्नेश के साथ परिवर्तन कर रहा है। तो हमारा संबंध किससे है? हम सिंहासन पे बैठे हैं पर आसपास जो है वो दुर्गंध वाली वस्तु रखी हुई है, तो हम कितनी देर सिंहासन पे बैठे रहना चाहेंगे? तो हमारा संबंध किस ग्रह के साथ हो रहा है? हमारे शत्रु से, मित्र से। बहुत अच्छा सिद्धांत तो ज्योतिष का ये कहेगा कि दो परस्पर शत्रु ग्रह अगर आपस में परिवर्तन करेंगे तो वो परम मित्र हो जाएंगे। यह सिद्धांत इस कुंडली पे लागू होगा, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति के बारे में जब हम विचार करते हैं तब हमें बात पता चलती है कि अरे बाप रे, यहाँ तो अष्टमेश भी होते हैं और जन्म कुंडली के लग्न में बैठ गए। लग्नेश का परिवर्तन सप्तम भाव में हुआ है, लग्नेश जाकर के अपने स्थान को सप्तम भाव में दिखा रहे हैं। पर बात करें तो अगर लग्नेश अष्टम भाव में होते तब यहाँ लग्नेश का परिवर्तन अष्टमेश के साथ कहा जाता, पर लग्नेश चूंकि सप्तम भाव में बैठे हैं इस वजह से वहां उनका परिवर्तन सप्तम भाव से हो रहा है, क्योंकि लग्नेश का संबंध सप्तम से हो रहा है, अष्टम से नहीं हो रहा है। अष्टम भाव के भी अधिपति होकर के शनि लग्न में बैठे हैं, इस कारण से यहां व्यक्ति के जीवन में तर्क वितर्क होगा। कई बार वो धन के लिए बेचैन रहे, बेपरवाही रहे, लापरवाही रहे, घूम घूम करके पैसा कमाए। इसका एक कारण और होगा, घूम घूम करके क्यों पैसा कमाएगा, एक जगह पे इकट्ठा नहीं रहेगा। उसका कारण ये रहेगा क्योंकि केंद्र में जो राशियां बनी हैं वो चर प्रकृति की राशियां बनी हैं, और लग्न में जब जन्म कुंडली के लग्न में या केंद्र में चर प्रकृति की राशियां बन जाती हैं तो व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसको अपने स्थिति को मेंटेन करने में। बार बार वो स्थिति को बदलता रहता है, नौकरी बदले, व्यवसाय बदले, संबंध बदले, मित्र बदले, सब बदलते रहते हैं। इस कुंडली में माता और पिता का सुख बहुत अच्छा है, पिता का कारोबार बहुत अच्छा है, माता के साथ संबंध थोड़े बहुत कठोर हो सकते हैं क्योंकि गुरु तुला के बैठे हैं। वैसे सुख है, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। और कपास की जड़ अपने गले में धारण करिए। कपास आप लोगों के यहाँ महाराष्ट्र में है, आप कपास होता है, कपास की जड़ गले में धारण करिए और अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त दान करिए। इतना ही नहीं, बलि वैश्वदेव आदि करना चाहिए। हालांकि आप जिस स्थिति में हैं और जो आपकी कुंडली के लग्नेश या लग्न की स्थिति बनी है वहाँ पे मैं नहीं जानता, और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आप विश्वदेव वगैरह के बारे में, बलि वैश्वदेव वगैरह के बारे में जानते होंगे, है ना। ये एक तरीके का यज्ञ है जिसमें भविष्य का यज्ञ दिया जाता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको अग्नि देवता को दिया जाता है, जो वापस से हमें ही मिलता है। वो हमें बड़ा ही, ये पंचकर्मों में बहुत ही आवश्यक कर्म होता है, कभी उस पर चर्चा कर दूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि लग्न में शनि बैठ जाते हैं अष्टमेश होकर के, तो ये दुखी बना देते हैं। अब ये बात इस बात पे निर्भर करेगी कि आपकी कुंडली का लग्नेश गुरु है, मंगल है, शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है या सूर्य है। अगर ये पांचों ग्रह अष्टमेश बनते हैं और लग्न में बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर शनि लग्न में बैठते हैं तो आयु के साथ रुग्णता देंगे, दारिद्र देंगे, आलस्य देंगे, प्रमाद देंगे, कुंठा देंगे, कठोरता देंगे, कठोर बोलने वाला देंगे, और व्यक्ति थोड़ा असंतोषी प्रवृत्ति का भी हो जाता है। मतलब उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं पर फिर भी उसके पास वो नहीं है के बराबर उसका असंतोष देखने को मिल जाता है। अपने घर को पूरे तरीके से सजा करके रखिए और गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन या तो सुना जाए या तो पढ़ा जाए। अगर संस्कृत में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हिंदी में भी चलेगा। वरीयान योग तैतलकरण, वैश्यवर्ण और मनुष्य गण के हैं, इस वजह से इसमें, हालांकि ये कुंडली कर्क लग्न की है तो संतुलन बनाने में तो ठीक है। इमोशनल कुंडली होती है, कर्क लग्न वाले इमोशनल होते हैं। लग्न का मान 15 डिग्री 15 कला, पुष्य नक्षत्र का लग्न बना है, लग्न में ही शनि बैठे, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपका लग्न बहुत प्रबुद्ध है और बहुत बेहतर बैठा है। लग्न अगर 6 अंश से नीचे चला जाता है तो व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो गहराई नहीं रहती है जो होनी चाहिए। बार बार बदल रहा है, उसकी मति बुद्धि बदल रही है, ये ठीक नहीं होता। और साथ ही साथ धर्म को लेकर के, रिसर्च को लेकर के उसका जो प्रभाव है वो कमज़ोर सा बना रहता है।
कुंडली के 3 घर, जन्म कुंडली के 3 घर चतुर्थ, लग्न और सप्तम भरे पड़े हैं शुक्र चंद्रमा से, गुरु से और शनि से। केंद्र का ही स्वामी शनि केंद्र में बैठ गया, पापग्रह होके बैठे हैं, तो कम से कम आपको आयु संपन्न तो बना देंगे। पर गुरु भी बैठे हैं जो कर्क लग्न की कुंडली के लिए कहीं ना कहीं रोगेश होते हैं, तो यहाँ ये नौकरी देते हैं और व्यक्ति पिता को बल देने वाला और सरकार से धन प्राप्त करने वाला भी होता है। इसका एक कारण ये भी होगा क्योंकि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी का संबंध लग्न से और दशम भाव से हो रहा है, और साथ ही साथ गुरु का संबंध जो 6वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव में बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं। तो ये जो संबंध बना है, अष्टमेश का लग्न में जाना, दशम को देखना, अष्टमेश का लग्न में जाना और दशम को देखना, 6वें भाव के स्वामी का चतुर्थ में आना और दशम पे देखना, ये जो दोनों संबंध बने हैं वो व्यक्ति को अपने कारोबार को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव रहता है। उसका काम उसको निरंतर प्रगति में दिखना चाहिए। वो बिल्कुल भी अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के बैलेंस करने वाला नहीं होता, मतलब वो उसमें समझौता नहीं कर सकता। वो अपने कर्म के साथ पूर्णतया न्याय करने वाला है। बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में लॉ सीए हो जाए, लॉयर बन जाए, जज वकील बन जाए, उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाए, ऐसा बहुत अच्छा है। क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, धन भाव के स्वामी का संबंध धन भाव से हो रहा है और गुरु उस भाव से तीसरे घर में तुला राशि में बैठे हैं, तो ये धन का लेन देन, धन से संबंधित सलाह या धन से संबंधित कोई भी कारोबार आप आराम से कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि सूर्य पे है, अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं जो जन्म कुंडली के धनेश होकर के धन की प्राप्ति तो कराते हैं, पैतृक संपत्ति की स्तुति भी ले जाते हैं, पर हमें अपने व्यवहार, अपनी बुद्धि, अपना कम्युनिकेशन, अपने पत्नी के साथ उनके प्रति जो एक कृतज्ञता का भाव है, उनके प्रति जो है वो एकदम जो होता है ना, जिसको कि एक दूसरे के प्रति जो भाव होता है प्रेम वाला, किसी दूसरे के बारे में कभी ना सोचना, अपने पत्नी के और पति के बारे में उनके साथ व्याभिचार ना करना। तो ये संबंध इस कुंडली में कमजोर तो नहीं है, पर हाँ मैं उसको प्रश्न चिन्ह में अवश्य रखूंगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा मारकेश तो नहीं होते, न तो अष्टम भाव से प्रभावित होते हैं, पर भाव से ग्रह आवश्यक रूप से प्रभावित होता है। सामान्य बात है कि अगर कोई ये कहे कि सूर्य और चंद्रमा को 8वें, 6वें और 12वें का दोष नहीं लगता है, मानता हूं, पर प्रश्न उठता है कि क्या सूर्य और चंद्रमा को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता, तो ये उतने ही मजबूती से परिणाम करते हैं जितने लग्न में करते हैं या दशम स्थान में करते हैं? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि ग्रह आकाश मंडल के उस कोने से प्रभावित होता हुआ अपना परिणाम देता है जहां वो बैठा रहता है। इसका अर्थ है कि गुरु उतने बलवान नहीं होंगे सप्तम भाव में जितने बलवान वो लग्न में होंगे। शुक्र उतने बलवान नहीं होंगे दशम स्थान में जितने वो चतुर्थ या लग्न में होंगे। ठीक उसी तरीके से शनि उतने बलवान नहीं होंगे लग्न में जितने बलवान वो सप्तम में होंगे। बात है ना, क्योंकि ग्रह को दिशाओं का बल मिला। और ये कुंडली क्या है? ये संपूर्ण दिशा ही तो है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, और बाकी जो ये 10 दिशाएं उसमें केंद्रित हो जाती हैं। पूरब और उत्तर के बीच का कोणा, दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोणा, है ना, पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोणा। तो ये जो पश्चिम और ये जो दिशाएं होती हैं, तो कहने का अर्थ है कि यहां से ग्रह प्रभावित होता है। अष्टम भाव के सूर्य व्यक्ति को हठी, जिद्दी और क्या बोलते हैं उसको, एक कहावत है, गंडुस जलमात्रेण सफरे फुरफुरायते, है ना। बहुत छोटा जो मेढक होता है, जब वो कुएं में होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया इसी में है। जैसे गूलर का कीड़ा, जो गूलर के अंदर जो उसका जो होता है वो जीव गूलर के अंदर जो होता है, उसको लगता है कि इस गूलर भर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। और जैसे ही गूलर के फल को, जो पका हुआ है, उसको आप खोलते हैं तो उसका हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता है कि अरे बाप रे, ब्रह्मांड तो इससे भी बड़ा है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी कुंडली में सूर्य देने लगते हैं जब हम जन्म कुंडली के अष्टम भाव और 12वें भाव से सूर्य का संबंध हमारी कुंडली में बन जाता है। बहुत अच्छी बात होगी कि हम लोगों को सुने। बुध नीच के राहु के साथ बैठे हैं, नीचता बढ़ जाएगी। बुध क्या है? बुद्धिमता, लोगों का आदर, बड़ों का सम्मान,
गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता, दाम्पत्य का संबंध, कम्युनिकेशन पति और पत्नी के बीच का, धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदार, आप लोगों को कितना जगह देते हैं, लोगों को कितना सुनते हैं, भविष्य को देखने की शक्ति कितनी है, धर्म, दान, पूजा, पाठ, मंत्र, आध्यात्म, लोगों की सेवा, अपने बारे से हट करके थोड़ा किसी दूसरे के बारे में भी सोच लिया। तो ये जो सारे भाव होते हैं वो बुध नवम भाव में होकर के इस प्रभाव को कमजोर करेंगे। नीच भंग राज योग, अरे भाई पहले तो ग्रह नीच का हुआ है, बाद में उसने अपना नीच भंग किया है, किसी दूसरे के साथ उसका संबंध अब बनेगा, तब वो नीच भंग करेगा। गुरु का संबंध केंद्र से बना, गुरु केंद्र में है, इस वजह से वो बुध का नीच भंग करेंगे, पर सामान्यतया वो ग्रह स्वतः ही शत्रु की राशि में बैठा है। तो अगर नीच भंग करने वाला ग्रह गुरु अगर स्वतः ही कमजोर है या फिर अगर उस पर बहुत प्रभाव मजबूत का नहीं है, यहां पे शुक्र की राशि में बैठे हैं, उनके ठीक पीछे केतु बैठे हैं, तो गुरु भी तो प्रभावित होंगे। इस वजह से क्या दिक्कत होगी कि यहां भाग्य भाव, धर्म भाव, आध्यात्म का भाव, लोगों को देने का भाव, दानशीलता, परोपकार, और कई बार व्यक्ति कूल माइंडसेट का हो जाता है, अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में गलतियां भी कर बैठता है। हमें ऐसा नहीं करना है, सबको आदर देना है, सबको आदर देना है और अपने धर्म को पकड़ करके रखना है, ग्रंथों को पकड़ करके रखना है। इसमें गुरु से बुध का जो संबंध बना है, आप जब देखेंगे तो बुध से 8वें घर में गुरु बैठे हैं, चंद्रमा से 10वें घर में गुरु बैठे हैं, ये तो ठीक होता है, पर बुध से गुरु की जो दशा होगी, उसके बाद राहु से गुरु की जो दशा होगी, गुरु से राहु की जो दशा होगी, राहु से सूर्य की जो दशा होगी, बुध से सूर्य की जो दशा होगी, इसमें व्यक्ति प्रायः गलतियां करते देखा जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दशाएं उस व्यक्ति के जीवन में कठोरता या अकर्मण्यता या जानबूझ करके बार बार गलतियां करने वाला और सुपरफिशियल नॉलेज पे कोई भी काम करने वाला हो जाता है। वो प्रोफाउंड नॉलेज नहीं गेन कर पाता है, बहुत छोटी जानकारी में ही बहुत बड़ा काम करने लगता है, जिसका खामियाजा उसको भविष्य में भुगतना पड़ता है। मतलब हमें कहने का मेरा अर्थ है कि हमें बुध की दशा में और राहु की दशा में अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। किसको लेकर के? आपकी कुंडली में मित्र बड़े अच्छे हैं पर व्यापारी हो सकते हैं, मित्र का सुख बहुत अच्छा है पर हमें उन पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। बुध कम्युनिकेशन का कारक होता है, हमें सबके साथ कम्युनिकेट करना है, सबकी मदद करनी है। अगर आपको शिक्षक ने यह कहा कि आप सबकी मदद करिए तो अपना काम रोक करके सबकी मदद करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ये चीजें यहां से गड़बड़ हो सकती हैं। बुध जब नीच के हो जाएंगे तो परीक्षा हॉल में बैठ करके व्यक्ति चीजें भूल जाता है, उसको लगेगा ऐसा कि जैसे मैंने तो सब पढ़ा हुआ है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, और वही चीज परीक्षा में आ जाएगी जो उसने नहीं पढ़ी है। या फिर बाद में बार बार जैसे वो परीक्षा के दूर रहेगा उसका आत्मविश्वास जागृत है, जैसे जैसे वो परीक्षा के निकट आ रहा है, उसकी डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास गायब होता जा रहा है। बार बार चीजों को पढ़ना है, एनालिटिकल व्यू रखना है, बार बार माइंडसेट ऐसा रखिए कि मुझे चीजों को हमेशा लगातार अपने दिमाग में रखना है। ये बात बहुत आवश्यक होगी, कुंडली यही तो बताती है। आप जब जन्म कुंडली में देख रहे हैं तो बुध का संबंध जो तृतीयेश होने के साथ साथ 12वें के भी अधिपति हैं, इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। पर मैंने एक बात कही थी, तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और 6वें भाव के स्वामी होते हैं, और कर्क लग्न की कुंडली के लिए बुध देव 12वें के साथ तीसरे के अधिपति होते हैं। नवांश कुंडली में भी वो शत्रु की राशि में ही बैठ रहे हैं, दशमांशा कुंडली में भी वो रोग की राशि में ही बैठ रहे हैं। मतलब इस कुंडली का जो सबसे परेशान और डिप्रेसिव प्लैनेट बन रहा है वो बुध बन रहा है, और बुध विनम्र बनाते हैं, बुध बहुत ही व्यक्ति को शालीन बनाते हैं, भगवत भक्त बनाते हैं, है ना। तो हमारे इस कुंडली में सबसे कमजोर कौन सा दिख गया? बुध दिख गए। थोड़े हद पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे सूर्यदेव भी इस कुंडली के कमजोर हैं, जो व्यक्ति को चरित्रवान, व्यवस्थित, कठोर, निर्णय लेने वाला, मजबूत इच्छा शक्ति वाला, महत्वाकांक्षी, पिता का आदर करने वाला, गुरुजनों का आदर करने वाला, नैतिकीय तत्वों से व्यक्ति को जिम्मेदार बनाने वाला बनाते हैं। और वो सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, साथ ही साथ उसके ठीक पीछे तो सूर्य का प्रभाव तो इस कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। मतलब पैतृक संपत्ति, पिता का धन, ये सब बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सूर्य के ठीक पीछे शुक्र और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह बैठ गए। नवांश कुंडली में वो सूर्य जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं,
तो कौन है? दशम भाव के स्वामी होकर के। तो व्यक्ति विवाह के बाद भी, अपने पत्नी के आने के बाद भी अपने पिता और माता का खर्च वहन करने वाला होता है। हाँ, पर इतनी बात जरूर है कि वो कई बार किसी से भी बहुत शालीनता से बात नहीं करता। अगर ये होता है तो आने वाली दशा 2024 के सितंबर के बाद राहु की दशा आ रही है, जो कई बार ये भटकाव दे सकती है, गड़बड़ी कर सकती है, बेवजह के चिंता से युक्त रख सकती है, गलत निर्णय में लेके जा सकती है और भटकाव भी दे सकती है। इसमें कोई संशय नहीं है। राहु आपकी कुंडली में 10 डिग्री 39 कला के बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और शनि अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो काफी हद तक शनि के कारण बल तो मिलेगा, पर शनि स्वतः इस कुंडली के लग्न के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। शत्रु के साथ परिवर्तन में है तो ठीक ठाक होगा। दो शुभ ग्रह से दृष्ट है, मैं उसे खराब नहीं कहूंगा, पर फिर भी शनि में राहु का अंतर, शनि में गुरु का अंतर, राहु में गुरु का अंतर, राहु में बुध का अंतर, राहु में शुक्र और चंद्रमा का अंतर, तो अच्छा रहेगा। पर बाकी शुक्र और चंद्रमा के अतिरिक्त मैंने जितनी बातें कही हैं जिन ग्रहों के बारे में, उनकी दशा में हमें सावधानी बरतनी होगी। लाजवर्त, माता और पिता को चतुर्थी का व्रत, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन, अथर्वशीर्ष का पाठ प्रत्येक दिन, और गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस मंत्र का सदैव अपने मन में उच्चारण करते रहें। गरीबों को दान दीजिए, परोपकार करिए। याद रखिए, मैंने ये बात बहुत बार कार्यक्रम में कही है कि दान और परोपकार में अंतर है। दान क्या है? दान ब्राह्मणों को दिया जाता है और परोपकार गरीबों पे दिया जाता है, किया जाता है। ये बात किसी ने मुझे प्रश्न में पूछा था कमेंट में, उसका उत्तर तो पता नहीं उन्होंने सुना कि नहीं सुना, पर मैं आपको बता दूं, कभी इस पे अलग से बता दूंगा। पर वस्तुतः दान लेने का सर्वोत्तम अधिकारी ब्राह्मण ही है, और योग्य ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, अयोग्य ब्राह्मण नहीं। जो संध्योपासन करता हो, जो विस्तृत अध्ययन करता हो, किसी भी प्रकार का उसमें लालच ना हो, अपने आने वाले पैसों को वो खुद से मना करता हो, मुझे मत दो, क्योंकि धन वस्तुतः प्रायश्चित ही होता है। तो ये कहने का अर्थ है, ऐसे लोगों को दान देना चाहिए। तो यहां पे ये बात मैंने कही। बाकी आप जो गरीबों को देते हैं वो परोपकार है, अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए। दशमांशा कुंडली में कर्म क्षेत्र का लाभ बहुत अच्छा है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप सीए, बैंकिंग, फाइनेंस से जोड़ करके कोई काम कर सकते हैं, व्यापार भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस कुंडली को अपने व्यवहार पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। धन इस कुंडली में निश्चित रूप से है, पिता के द्वारा भी है, सरकार के द्वारा भी है, पर नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। नौकरी मिलेगी भी तो मेहनत करके मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर बात बता दूं तो आप मेहनत कर रहे हैं, छोटे बड़े भाई बहनों का सहयोग इस कुंडली में मिलेगा, ये भी बात दिख रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु तुला के बैठे हैं। विशाखा उतना बढ़िया नक्षत्र होता नहीं है, हालांकि गुरु अपने नक्षत्र में बैठे हैं तो खराब नहीं है। नक्षत्र का स्वामी अगर नक्षत्र में बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। शनि अपने नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु अपने नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र का प्रभाव अपने नक्षत्र से थोड़ा सा अलग बन रहा है, पर सूर्य ठीक है, इस वजह से सूर्य के संपर्क में है, एक साथ ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक ठाक है। बुद्धि अच्छी है। अगर हम सही तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। ये बात मैं आपके लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा। इसके साथ साथ नौकरी और व्यापार में आरंभ में प्राइवेट नौकरी की कोशिश करिए, मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने पिता का काम भी संभाल सकते हैं या स्वयं का कारोबार, बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली में डेली रूटीन बहुत अच्छा है, दाम्पत्य ठीक है, परिवार ठीक है, और मतभेद इस कुंडली में नहीं है। मकर राशि मकर लग्न, तुला राशि तुला लग्न, ये जातिकाएं अच्छी रहेंगी। विवाह की दिशा पश्चिम और उत्तर का हो सकता है। इसके अतिरिक्त रिसर्च पे काम करने की आवश्यकता है। 10% और रिसर्च पे काम बढ़ाइए, अपने चरित्र को और भी ज्यादा बलवान बनाइए। मन को बहुत ज्यादा भटकने मत दीजिए। शुक्र 0 डिग्री के बैठे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। 6 डिग्री के चंद्रमा है, इस वजह से अपने आप को नियमित रखिए, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिए। सूर्य को अर्घ देना आवश्यक होगा, दान करना भी आवश्यक होगा। इस कुंडली में भाग्य का बल सामान्यतया ठीक ठाक है, इस वजह से हमें अपने परंपराओं का पालन करना होगा। गीता जी के पहले अध्याय का 41वां पहले अध्याय में ही आपको ये चैप्टर ये मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, पहले अध्याय में ही है। उसके बाद अगर बात कर दूं तो आपकी कुंडली में हमें करियर पे सबसे ज्यादा फोकस बढ़ाना है। अभी उसको लेकर के हमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता कम से कम 2036 तक नहीं करना है। अभी 12 साल आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इस कुंडली में जो सबसे अच्छी दशा एक और आएगी वो 2000
शनि वाली, राहु में शनि वाली भी ठीक रहेगी, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। पर एक दशा और जो बहुत अच्छी दिख सकती है वो रहेगी आपकी कुंडली में। इधर तो हालांकि 2036 में 2036 रहेगा, एक नज़दीक में 2027 भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। एक और भी दशा जो इस कुंडली में अच्छी हो सकती है वो रहेगी 36 से 39 तक वाली। एक दशा 2040 से 41 तक वाली भी अच्छी है। पर ये राहु की दशा, आप इस पर विश्वास पूरा नहीं कर सकते। ग्रह बल के आधार पर अगर मैं बात और भी बता दूं तो हमें जितने बेसिकली अगर ओवरऑल की बात करूं तो इस कुंडली में सूर्य को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह बने हैं वो सब आपको देने वाले हैं, अगर आप अपना संतुलन गड़बड़ नहीं करते हैं तो। मतलब इंद्रियों के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना, स्वार्थी, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, मोह और प्रमाद, आलस्य, अगर ये नहीं है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि सूर्य के अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं वो आपको कभी भी दुखी नहीं होने देंगे और सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। क्लियर है? दिन के आधार पर शुक्रवार और सोमवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र के आधार पर अगर बात कर दूं तो आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा, हस्त, मृगशीरा, पुनर्वसु और उत्तरा फाल्गुनी किसी भी काम को करने के लिए अच्छे हैं। रोहिणी और रेवती भी, रोहिणी ज्यादा। राहु की दशा है, इस वजह से सावधानी आवश्यक होगी और मैंने जो कहा है वो आवश्यक रूप से करना चाहिए। बाकी के अन्य वर्ग चार्ट में अगर मैं कुछ और भी चीजें आपको समझाऊं तो चलित चक्र में कोई भी ग्रह बदल नहीं रहा, मतलब सारे के सारे ग्रह बिल्कुल फैक्ट बहुत बढ़िया बैठे हैं। मतलब न तो उनकी दृष्टि प्रभावित हो रही है न तो उनका फल प्रभावित हो रहा है। इस कुंडली में मन प्रेम को ढूंढ रहा है और विचलित भी है। घर आता है तो बाहर जाने का मन करता है, बाहर आता है तो घर पे जाने का मन करता है। धर्म इस कुंडली से होगा। कारोबार को लेकर के व्यक्ति व्यापारी है, इस वजह से प्रोग्रेसिव माइंडसेट का है, आगे बढ़ना चाहता है। लाभ भी बहुत अच्छा है, पैतृक संपत्ति भी बहुत अच्छी है। मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है, कम्युनिकेशन पे काम करना होगा। जितना ज्यादा हो सके उदारता से सबके साथ पेश आएं और मित्रों से और अपने जो आपका घर है जहां पे आप रहते हैं उस कमरे की सफाई खुद से किया करिए। इसके अतिरिक्त आलस्य और प्रमाद ना करें। माता के स्वास्थ्य का निश्चित रूप से ध्यान आवश्यक होगा, प्रेम उनका मिलेगा और आपके लिए सबसे जो अच्छा हो सकता है वो आपके पिता ही हो सकते हैं। आपके पिता बहुत अच्छे हैं और उनका प्रभाव आपकी कुंडली के लिए लाभदायक है, धनदायक है। वैसे माता आपके सुख और दुख से ज्यादा आपको अच्छी शिक्षा दे सकती है। क्लियर है? अब क्या बताऊं, योगों के बारे में चर्चा करेंगे तो दशमांसा कुंडली में जो बुध और चंद्रमा बैठे हैं ये बहुत अच्छा योग लगा रहे हैं कर्म के सुख को लेकर के। यहाँ का अधिपति जो बैठा है ये आपके कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा योग लगा रहा है। शुक्र का धन भाव में बैठना पर दशमेश होकर के ये कुछ न कुछ आपको निरंतर काम देते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त दशमांसा कुंडली के आधार पे आपको और भी चीजें अगर मैं समझा दूं तो आप अपने काम के साथ संपूर्णतया न्याय आवश्यक रूप से करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के निर्णय में और भी बातें बता दूं। इस कुंडली में अगर कोई भी निर्णय लेना हो, ट्रांसफर, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का, तो शनि और सूर्य की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ आप काफी हद तक केतु को भी देख सकते हैं। अंतर परिवर्तन बदलना हो तो, अगर कभी जगह बदलना हो तो। उच्च शिक्षा वगैरह से हमें प्रभावित होना पड़ सकता है, इस वजह से सावधान रहें कॉलेज के चयन में और इस क्षेत्र में। एजुकेशन इस कुंडली की बहुत अच्छी है, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आप कई जगह से धन कमा सकते हैं, आपकी कुंडली में ये भी बात दिख रही है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में क्रिएटिव कुंडली है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव कुंडली जिसको कहते हैं। ये कर्क लग्न की कुंडली है जो बहुत धीरे से सीने में घुसती है, वहां जगह बनाती है और वहां से अपना काम निकाल लेती है। बहुत अच्छा है, ये कुंडली खराब नहीं है। लग्न बहुत बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं। संतान और दाम्पत्य का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है और दाम्पत्य में भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मंगल वगैरह आपकी कुंडली में दोष नहीं लगा है। केंद्र में गुरु शुक्र चंद्रमा बैठे हैं तो ये कुंडली आपको कभी भी हेडेक नहीं देगी। लेकिन कुछ चीजें जो मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।